Hello. So today we are going to study the chapter number 4, that is three-dimensional structure of protein, from the book The Principle of Biochemistry, that is Lineager. Okay. तो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को, दैट टॉपिक इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स किसे कहते हैं, पहले तो हम ये बात करते हैं. देखिए, अगर मान लीजिए ये एक पॉलीपेप्टाइड है, कोई भी पॉलीपेप्टाइड है जिसका ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, इस पॉलीपेप्टाइड का मान लीजिए ये सेगमेंट में ले रही हूँ. ये सेगमेंट आपका लोकल स्पेशल अरेंजमेंट ले ले. एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कि एंगल्स जो हैं ये कांस्टेंट ही रहे. ये एंगल कौन से एंगल है? ये पेप्टाइड बॉन्ड के एंगल हैं जो हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं. कैसे पेप्टाइड बॉन्ड के कौन से एंगल? अगर मैं रफली बताऊं आपको शॉर्ट में, तो अगर ये है सी, ये है ओ, दिस इज एन एच, दिस इज सी अल्फा, दिस इज सी अल्फा. ओके, ये हमने नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और इसको पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा दिया. ये एक हमने कल पढ़ा था कि ये 3 बॉन्ड्स होते हैं. इसमें से जो सीएन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, जिसमें पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ना, सीएन, और ये रिजिड होता है. इसके अराउंड फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं. ये कल सब कुछ हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट पेप्टाइड बॉन्ड इज. आज मैं सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगी, जिसमें ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये वो एंगल है ना. तो ये एंगल आपके ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है. ओके, तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, मगर एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा शीट्स, बीटा टर्न्स, ये आपके कॉमन है. और इसमें से भी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आपका कॉमन सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है. अब ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर पॉलीपेप्टाइड किसी इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड क्या करे, ऐसे घूम जाए, तो जो स्ट्रक्चर मिलता है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर मिलता है, उसको अल्फा हेलिकल बोलते हैं. लेट्स सी, ये आपकी इमेजिनरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है. ऐसा नहीं है कि प्रोटीन जब बन रहा होता है तो यहाँ पर कोई पोल होता है, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज इमेजिनरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. इसके अराउंड पॉलीपेप्टाइड की चेन बॉन्ड है, ऐसे घुमावदार है. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है, इस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की खासियत क्या है कि ये जो आपको पर्पल राउंड्स दिख रहे हैं, ये जो बॉल्स हैं पर्पल कलर की, ये आर ग्रुप है. आर ग्रुप पता है ना क्या होता है? देखिए, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अमीनो एसिड का क्या स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रक्चर है, ये सी अल्फा है, और इस सी अल्फा के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं. ये आर ग्रुप है, जिसे बोलते हैं साइड चेन, है ना. बाकी जो स्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रक्चर वो सब में सेम है. सारी 20 बेसिक अमीनो एसिड्स में से सेम है. डिफरेंस कहाँ आता है? आर चेन में. तो ये जो आपके पर्पल बॉल्स हैं, ये पर्पल बॉल्स जो बाहर को जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा, वो कैसे बनेगा कि पर्पल बॉल्स जो हैं आपकी, जो आर चेन है, वो हमेशा एक्सिस से बाहर की तरफ होंगे. दैट विल प्रोट्रूड आउटवर्ड. ओके, ठीक है. एक बात तो ये है, पहली बात. दूसरी बात जो है, जो इसका एक टर्न है, एक टर्न जो सिंगल टर्न है, उसमें 3.6 रेसिड्यूज हैं. किसके? अमीनो एसिड के. मतलब एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड इन्वॉल्व है. और ये टर्न की आपकी कितनी है?
4 एंगस्ट्रॉम का एक टर्न है। दूसरी बात, इसके जो 2 रेसिड्यूज हैं, मान लीजिए मैं रफली यहां पर ड्रॉ करूं, दिस इज योर इमेजिनरी लॉन्गिंग। तो इसके 2 जो रेसिड्यूज हैं, इनकी राइज है 1.5 एंगस्ट्रॉम। 2 रेसिड्यूज के बीच में इतना डिस्टेंस है। तो 3 चीजें हमने देखनी है। एक तो है 3.1 अमीनो एसिड एक टर्न में। दूसरी बात, जो इसकी एक टर्न जो है वो है 5.4 एंगस्ट्रॉम का, और 2 रेसिड्यूज आपस में 1.5 एंगस्ट्रॉम के हैं। ओके, पहली ये 3 बातें। देखिए, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर आया ना, इसके लिए भी एक खूबसूरत स्टोरी है। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था, वो दिया था 2 साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था पॉलिंग एंड कॉर्ड। हुआ क्या था कि जो पहले पॉलिंग थे वो उस समय यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुआ करते थे, विजिटिंग लेक्चरर। तो एक बार क्या होता है कि अपनी इलनेस की, तबीयत खराब के कारण उनको डिपार्टमेंट से रिटायर कर दिया जाता है। अब वो घर पे होते हैं और उनके पास अपनी कुछ राइटिंग होती है। उन्हीं बुक्स वगैरह को पढ़ते पढ़ते वो इतने बोर हो गए कि एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं पॉलीपेप्टाइड, वो पहले भी काम कर रहे होंगे ऑफ कोर्स, तो उन्होंने कहा अब मैं पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रक्चर पे काम करता हूँ। तो उन्होंने काम किया, पेंसिल एंड पेपर उठाया, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगे। मतलब उन्होंने इसके बारे में सोचा, एंड ही गिव दिस सिंपलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। मगर तब तक ये प्रूफ नहीं हुआ था। फिर आए सेकेंड साइंटिस्ट कोरे, और इनके कोवर्कर्स ने बाद में कहा, इसमें और इन्वेस्टमेंट करके प्रूफ किया कि पॉलिंग जी ने जो हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, दैट इज द सिंपलेस्ट अरेंजमेंट। सिंपलेस्ट अरेंजमेंट किसका? पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। देखिए, कोरे साहब को ये बहुत अच्छे से पता था कि हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड पे 2 ग्रुप्स हैं, एक तो कार्बोक्सिल और एक NH अमाइड, है ना। और दोनों ही कैसे ग्रुप हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उनको ये पता था कि जो भी पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर हो वो ऐसा हो कि उस पे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने। तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, वो इस चीज को, मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मैक्सिमम हेलिकल हाइड्रोजन बॉन्ड्स पॉसिबल है एंड सिंपलेस्ट है। तो नेचर 2 ही चीज सेलेक्ट करता है। नेचर हमेशा सिंपल चीज सेलेक्ट करता है और मैक्सिमम एनर्जी की, मैक्सिमम स्टेबल वाली चीज अरेंज करता है। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स चाहिए थे, जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर से मिल रहे थे। तो अब हम बात करते हैं इसके हेलिकल स्ट्रक्चर्स की, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब देखो क्या है, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर में अगर आपको कुछ बॉल्स, राउंड शेप्स दिख रहे हैं और कुछ आपको स्टिक दिख रही है, तो इसको बोलते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल। क्या बोलते हैं? बॉल एंड स्टिक मॉडल। अब क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्कस करने से पहले मैं एक और बात आपको बता दूं, वो पहले भी हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एक तो कि आपको, हमें पता है कि नेचर में लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड थ्योरेटिकली दोनों पॉसिबल है। दोनों पॉसिबल, मगर क्या है कि नेचर राइट हैंडेड को ही प्रेफर करता है। थ्योरेटिकली दोनों पॉसिबल हैं कि हम, जो इनका मॉडल था दोनों साइंटिस्ट का, वो उसने कहा था कि लेफ्ट एंड राइट दोनों वेरिएंट्स अल्फा हेलिक्स के पॉसिबल हैं। मगर जब बाद में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ा गया, जब मायोग्लोबिन और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की स्टडी की गई, तो पता चला कि राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ही नेचर ने ज्यादा प्रेफर किए हैं, क्योंकि वो एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल है, जबकि जो लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर्स हैं वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी,
फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि जो नेचर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर है हेलिकल स्ट्रक्चर वो कौन सा है, राइट हैंडेड है। दूसरी बात, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डी अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं और एल अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एल अमीनो एसिड्स ही नेचर सेलेक्ट करता है ना। तो जो भी हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा थ्योरेटिकली वो या फिर डी का होना चाहिए, केवल उसके अंदर डी अमीनो एसिड्स होने चाहिए, या सिर्फ एल अमीनो एसिड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं डी और एल दोनों हों, ये नहीं, या फिर डी या फिर एल। और क्योंकि नेचर एल को ज्यादा प्रेफर करता है तो जो हमारे पास कॉमन हेलिकल स्ट्रक्चर है वो राइट हैंडेड है और एल अमीनो एसिड का बना है। ठीक है, ये दो बातें। अब बात ये आती है कि मैंने कहा, और मैंने क्या कहा, लेनिंजर ने कहा, लेनिंजर की लाइन यहां से शुरू होती है कि अल्फा हेलिक्स इज अ कॉमन प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब बात आती है क्यों, वाई अल्फा हेलिक्स ओनली, क्यों अल्फा हेलिक्स इतनी कॉमनली पॉसिबल है। तो ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स पॉसिबल है। मैक्सिमम, आप मैक्सिमम नंबर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो पॉसिबल्स हैं वो आपके अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। क्यों, कैसे, आप तो होता क्या है कि अगर मैं कहूं हर ऑलमोस्ट एवरी अमीनो, एवरी NH and COH ग्रुप हेलिकल स्ट्रक्चर के एंड्स को छोड़ दूं, सॉरी आई एम सो बैड इन ड्राइंग, अगर मान लीजिए ये इसका C टर्मिनल है, मतलब कार्बोक्सिल टर्मिनल है, और ये इसका अमीनो टर्मिनल है, तो किसी में एंड के, दोनों एंड के 4 रेसिड्यूज यहां पर छोड़ दो, 4 रेसिड्यूज यहां पर छोड़ दो, तो रेस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड के जो भी C और C का O और N का H है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स में इन्वॉल्व है। बाकी जो भी अमीनो एसिड्स हैं, जो भी पेप्टाइड्स हैं, उनके आपके कार्बोनाइल और NH N का H, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स में इन्वॉल्व है। तो इतने पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं अल्फा हेलिक्स में, इसलिए कई बार अल्फा हेलिक्स को बोलते 3.6, एक टर्म आपको मिलेगी कहीं कहीं पर, लेनिजर में बेशक ये नहीं लिखी हुई है, 3.613 हेलिक्स। हम अल्फा हेलिक्स को 3.613 हेलिक्स भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, 3.6 हेलिक्स तो समझ में आता है क्योंकि अल्फा हेलिक्स के एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड है, मगर ये 13 क्यों आया? 13 इसलिए आया कि वो ये कहता है कि जो एक हेलिक्स में टोटल जो एटम्स इन्वॉल्व है वो 13 है, इंक्लूडिंग, एक्चुअली कैसा है आपका पेप्टाइड, कैसा है अगर मैं बनाऊं तो ये आपका ये आपका पेप्टाइड बनाते हैं, C अल्फा C डबल बॉन्ड O N C अगेन C। अच्छा, ये बात तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा इसका H और इसका O हमेशा ट्रांसपोजिशन में होता है। सिस में भी पॉसिबल है, हमने कल डिस्कस भी किया था कि जब सिस में कब होता है, जब ओमेगा का क्या होता है, ओमेगा का एंगल कितना होता है, कल हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि जब ओमेगा का एंगल हमारा अराउंड 180 होता है तो आपका ट्रांसपोजिशन होती है, और जब ओमेगा का एंगल 0 होता है तो हमारी सिस पोजिशन होती है ना। और सिस ट्रांसपोजिशन फेवरेबल है, एनर्जेटिकली फेवरेबल है, तो एस पेप्टाइड में हमेशा ट्रांसपोजिशन होती है। ऐसे करके 1 2
सी अल्फा ओके तो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया 1 2 3 4 ठीक है। तो आपका ये हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आपका 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो ये 13 एटम इन्वॉल्व हैं जब आपकी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है एक सिंगल टर्न जो आपके 3.6 अमीनो एसिड का बना है उसमें 13 एटम इन्वॉल्व है, एक H और O वो जो पेप्टाइड बॉन्ड में, और ये पेप्टाइड बॉन्ड इसका बना, इसके बाद जो NH होगा ये दूसरे NH से कर रहा होगा यहाँ वाले, इसके बाद क्योंकि C प्लस आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है मतलब फर्स्ट कार्बोनाइल आपके फोर्थ NH के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है अल्फा हेलिक्स में। ये बात ध्यान देने की है क्या कि फर्स्ट कार्बोनाइल और मतलब पहला कार्बोनाइल जैसे यहाँ पे हमने सेकंड दिया है ना, ये वाला आपके फोर्थ, देखो फर्स्ट 2 3 एंड फोर्थ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे करके आपके फिर ये जो होगा ये नेक्स्ट, इसके बाद जो होगा उसके साथ। तो बीच के जितने भी हैं ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स में जाते हैं एक्सेप्ट 4 रेसिड्यूज यहाँ और 4 रेसिड्यूज यहाँ के 4 रेसिड्यूज नहीं जाते। एंड्स के 4 रेसिड्यूज को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा सारे C और NH आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स में अकॉर्डिंग टू द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर गिवन बाय पॉलिंग एंड कोरे। ओके ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की कि अल्फा हेलिक्स इतना स्टेबल क्यों माना जाता है, कि ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, हम इसको कहते हैं कि ये एक बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं, तो लेट्स सी। सी देयर आर 5 फैक्टर्स हैं जो कि अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। पहली बात जो हमें पहली प्रॉपर्टी, पहला जो फैक्टर है उसको बोलते हैं हम इंट्रिसिनिक प्रोपेंशनिटी ऑफ एन अमीनो एसिड। यानी कि मतलब क्या है, मतलब ये है कि अल्फा जो अमीनो एसिड, देखिए सारे पॉलीपेप्टाइड अल्फा हेलिक्स नहीं लेते, मगर जो एक पॉलीपेप्टाइड की एक नेचुरल इंस्टेंट है कि वो अल्फा हेलिक्स लेगा क्योंकि वहां पर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स पॉसिबल है। ठीक है, पहली बात तो ये नेचुरल एक है कि उसको अल्फा हेलिक्स है। सेकेंड जो बात है, जो बात स्टेबिलिटी पे काम करती है, वो सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि सर्टेन अमीनो एसिड्स अगर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे तो वो डिस्टेबलाइजेशन करेंगे, जैसे कि अगर प्रोलीन आ जाए, अल्फा हेलिक्स में प्रोलीन नहीं आता, अगर प्रोलीन आता है तो वो बहुत ही रेयरली आता है और वो आएगा भी तो एंड्स में आएगा, वो 4 रेसिड्यूज में, जो हमने कहा कि 4 रेसिड्यूज जो एंड के 4 रेसिड्यूज इन्वॉल्व नहीं होते उनमें आएगा। और वो रेसिड क्या होता है कि पहले तो आता नहीं है, इट्स वेरी रेयर। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रोलीन का स्ट्रक्चर याद हो तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर कैसा है, सॉरी
ये हमारा प्रोलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस प्रोलीन के स्ट्रक्चर में क्या है कि ये जो NH, नॉर्मली किसी भी अमीनो एसिड में यहाँ R ग्रुप लगा दूं तो ये क्या होता है, ये फ्री होता है, मगर प्रोलीन में ये क्या है, ये बॉन्ड में है, बॉन्ड में है, ये फ्री नहीं है। तो अगर ये आएगा, जहां पर अगर प्रोलीन अल्फा हेलिक्स में आ गया तो ये किंक प्रोड्यूस करेगा, डिस्टेबलाइजेशन प्रोड्यूस करेगा। एक तो ये कारण है कि प्रोलीन नहीं आता, ठीक है, कि प्रोलीन को। दूसरी बात जो इसकी इंपॉर्टेंट है यह है कि इसमें ये जो प्रोलीन है इसका एन क्योंकि बाउंडेड है, एक तो ये रिंग स्ट्रक्चर में इस वजह से, दूसरा इसके पास एन पॉसिबल नहीं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिंग स्ट्रक्चर में चला जाता है। तो एक तो डिस्टेबलाइजिंग किंग बना रहा है ये प्रोलीन अगर है तो, दूसरा वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए प्रोलीन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में नहीं होता, और अगर होगा तो वो डिस्टेबलाइजेशन करेगा। तो इट्स रियली फाउंड। सेकेंड जो है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन भी आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट नहीं होता। रीजन, ग्लाइसिन बहुत ही सिंपल है, H है। H इतना छोटा है कि अगर हमने कल याद हो, आपके पास याद हो तो हमने कल जब रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ा था, और रामाचंद्रन प्लॉट में जो भी वाइट एरिया था, हमने कहा था कि वो सारे जो वाइट एरियाज हैं, ये आपका रामाचंद्रन प्लॉट है, जहां पर यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंडेड, यहाँ पर राइट हैंडेड, यहाँ पर बीटा शीट्स, कोलेजन, ये सब था। तो आपके जो भी वाइट, ये शेडेड पोर्शंस थे कुछ, और कुछ जो नॉन शेडेड वाइट पोर्शन थे, हमने कहा था कि वाइट पोर्शन किसका है, वो एरिया को शो करता है जो कि जहां पर पॉसिबल कॉन्फर्मेशन नहीं है कि डिस अलाउड रीजन है, मगर ग्लाइसिन वहां पर हो सकता है। क्यों? ग्लाइसिन का जो R है वो H है, और H अपने आप में बहुत छोटा है, तो इसकी वजह से वो कॉन्फर्मेशंस भी ले लेता है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ग्लाइसिन अगर होगा तो वो भी डिस्टेबलाइजेशन करेगा। इसलिए अगर पॉलीग्लाइसिन है तो एक्चुअली वो एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर लेगा, जो कि अगर पॉलीग्लाइसिन है, अगर पॉलीग्लाइसिन कहीं पर है तो वो जो स्ट्रक्चर लेगा दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। सो दीज टू अमीनो एसिड्स, आपके प्रोलीन एंड ग्लाइसिन, कभी भी आपके अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होती। सेकेंड पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी। थर्ड बात जो हमारी की हम करते हैं, हम कहते हैं कि कोई भी बल्कि ग्रुप एक साथ नहीं आना चाहिए, जैसे कि ग्लूटामिन के पॉलीमर्स नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप है, अगर बल्कि ग्रुप भी आएगा तो भी प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। दूसरा, और ये तो नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, तो अगर नेगेटिवली चार्ज्ड भी है तो क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज, दूसरा भी ग्लूटामिन भी नहीं, तो नेगेटिव ग्लूटामिन अगर एक साथ आएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा दो अमीनो एसिड रेसिड्यूज के बीच में, तो हम प्रॉपर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। इसलिए कोई भी आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड, लाइक पॉलीलाइसिन आ गया या पॉली अर्जिनिन आ जाए, तो ये भी डिस्टेबलाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव अमीनो एसिड एक साथ नहीं आने चाहिए। चौथी बात, फोर्थ, कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं आना चाहिए। मान लो ये बल्कि भी है प्लस नेगेटिव भी है, मान लो कोई अनचार्ज्ड है मगर बल्कि है, वो नहीं आना चाहिए आपका। कोई भी ब्रांच अमीनो एसिड ले लो, वलीन, वो नहीं आना चाहिए। तो ऐसी कोई भी अमीनो एसिड अगर साथ में आती है बल्कि ग्रुप की, तो वो भी बल्कि जिसका R ग्रुप बल्कि है, तो वो भी डिस्टेबलाइजेशन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ये वो 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। देयर शुड बी नो प्रोलीन, देयर शुड बी नो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन नहीं होना चाहिए, प्रोलीन नहीं होना चाहिए, कोई पॉजिटिव अमीनो एसिड्स एक साथ नहीं आने चाहिए,
नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड एक साथ नहीं आने चाहिए, बल्कि आर ग्रुप वाले अमीनो एसिड एक साथ नहीं आने चाहिए। ये कोई भी अगर आता है तो इट कॉजेस डिस्टेबलाइजेशन। जो फिफ्थ बात है उसको मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये लिनेंजर का ही डायग्राम है, फिगर नंबर 4 पॉइंट, चैप्टर नंबर 4 की फिफ्थ फिगर। देखिए हमने कहा कि पॉलीपेप्टाइड कैसा है, पॉलीपेप्टाइड है सी ये आपका पॉलीपेप्टाइड है, जहां पर हम इसको पार्शियल डबल बॉन्ड देते हैं, ये नेगेटिव है ना, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड है CN के अराउंड। तो क्या है कि एक्चुअल में इस पॉलीपेप्टाइड में एक डाइपोल है, जो डाइपोल आपके पूरे चेन में, पॉलीपेप्टाइड चेन में जाता है, ठीक है। तो पूरी इस ढंग से जाता है कि एक टर्मिनल आपका अमीनो पॉजिटिव टर्मिनल बनता है, जिसको हम अमीनो टर्मिनल बोलते हैं, और एक बनता है आपका नेगेटिव, जिसको हम कार्बोक्सिल टर्मिनल बोलते हैं। ओके, तो एक कार्बोक्सिल टर्मिनल है और एक अमीनो टर्मिनल है। अमीनो टर्मिनल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का है और कार्बोक्सिल टर्मिनल पे हम डेल्टा नेगेटिव चार्ज लेते हैं, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जो कि एक पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से था। क्लियर? ओके। अब क्या है कि अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड है तो इस पेप्टाइड बॉन्ड में यहाँ पर चार्ज है, तो इसको हमें स्टेबलाइज भी करना है। तो क्या होता है कि जो अमीनो टर्मिनल है जहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, वहां पर उसको स्टैब्लिश करने के लिए जो नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड्स हैं वो आपको अमीनो टर्मिनल में मिलेंगी। वहीं जो कार्बोक्सिल टर्मिनल है वो उसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, किसकी वजह से? पेप्टाइड बॉन्ड के इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी कार्बोक्सिल टर्मिनल है वहां पर हमें क्या मिलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड मिलते हैं। तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट की वजह से जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, ताकि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड रह सके। तो दीज आर, ये आपको लेनिंजर के जो ये लास्ट यहाँ पर है इस पैराग्राफ में 5 पॉइंट्स मिलेंगे, जो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, दे आर वेरी सिंपल। तो दिस इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और ये हमारा रेफरेंस बुक है प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री लिनेंजर। एडिशन 7th में है, जिस बुक को मैंने लिया है इस समय वो एडिशन 7th है। आप कोई भी अच्छा एडिशन ले सकते हैं। एंड ओके, तो होप आपको ये क्लियर हुआ है कि व्हाट इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, व्हाट आर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में कौन सा मतलब राइट हैंडेड कॉमन है या लेफ्ट हैंडेड कॉमन है, वो डी अमीनो एसिड का है या अल्फा अमीनो एसिड का है। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के अपने क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि आई के मेशनरी एक्सिस है, उसके अराउंड पॉलीपेप्टाइड चेन वोन्ड अप है, और वो किस ढंग से है कि आर ग्रुप हमेशा प्रोट्यूड आउट, बाहर की तरफ निकले होते हैं, है ना, जैसे कि हमने अभी इसमें देखा था। प्लस एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं, एक टन 5.4 एंगस्ट्रॉम का है, और दो रेसिड्यूज के बीच का जो राइस है वो कितना है? 1.5 एंगस्ट्रॉम का। ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर which is the simplest arrangement of amino acid polypeptide chain with maximum number of hydrogen bonds. यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर इतना कॉमन भी है और इसीलिए ये इतना स्टेबलाइज्ड भी है। इसे किसने, 2 साइंटिस्ट ने दिया था, उनके नाम पॉलिंगर कोरे। ओके, तो ये सारी पॉइंट्स हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के भेज सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय।